तो देवेंद्र कादयान जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए, क्योंकि अकेले चलने का हौसला किसी किसी में ही होता है सर। अब बात अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की मैं करूं तो नेशनल हाईवे 44 से लगता हुआ आपका क्षेत्र है और जनता ने एक जिम्मेदारी आपको दी है कि अपने क्षेत्र का विकास आप सुनिश्चित करें। और क्योंकि काफी समय से आप सक्रिय हैं गन्नौर की राजनीति में, तो विकसित हरियाणा को लेकर देवेंद्र कादयान का एक क्या विजन है अपने विधानसभा को लेकर? विकसित हरियाणा की बात होगी तो देवेंद्र कादयान का उसमें क्या योगदान देखते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का धन्यवाद करता हूं आप सब ने हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ये जो वेन्यू है ये गन्नौर विधानसभा से यहाँ से शुरू होती है। मैं विशेष तौर पे आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने हरियाणा विजन की बात की और मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि मोटा मोटा अभी 10 महीने हमारे चुनाव को हुआ है और आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, एक मेरा स्लोगन होता था, नेता नहीं बेटा। बहुत लंबे समय से आपने जब हाईवे से यहाँ निकलते आपने उस स्लोगन को पढ़ा होगा। तो मैं लोगों के बीच में आज से लगभग 9 साल पहले गन्नौर के बीच में गया था और मैंने कहा कि ऐसे बेटे को चुनिए जिसको ज़मीनी हकीकत पता हो, जिसको किसान का दर्द पता हो, जिसको नौजवान का बेरोजगारी का दर्द पता हो, जिसको व्यापारी का दर्द पता हो। तो उस संदेश को लेके गया था और मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद, एक बड़ी ताकत और एक जिम्मेवारी मेरे गन्नौर क्षेत्र की 36 बिरादरी ने दी। मैं समझता हूँ हमारे सोनीपत ज़िले का एक रिकॉर्ड बनाकर, और ऐसी स्थिति में जब चर्चाएं चुनाव से पहले सरकार की हो रही थी कि भी फलां सरकार बन रही और बाद में रिजल्ट कुछ हो रहा आया, उस स्थिति में एक निर्दलीय चुनाव जीत के आना और एक आम परिवार से निकल के जिसके परिवार में किसी ने पंच तक का भी चुनाव ना लड़ा, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। और जितना बड़ा आशीर्वाद दिया उतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं एक तरीके से बता दूं, लगभग 2 एमएलए जितनी वोट में बन जाते हैं उतनी एमएलए की वोट मुझे अकेले को मिली है, तो डबल जिम्मेवारी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो शुरुआती चीज़ें होती है, जैसे कोई इमारत बनाने की नींव का जो रोल होता है, जो नींव मजबूत होनी चाहिए, उस तरीके का हमने बहुत सारे कार्य ऐसे हैं गन्नौर के लिए। अब मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से निखिल भाई को सुन रहा था, स्टॉर्म वाटर की बात हो रही थी, बारिश के पानी की, क्योंकि हमारा क्षेत्र अब एसएमडीए में आता है, गन्नौर, सोनीपत और खरखोदा। तो हमने एक अपना बड़ा एक बजट गन्नौर के लिए हमें मिला है बहुत जल्दी, क्योंकि ये कार्य इसमें 8 से 9 महीने लगते हैं यदि आपको पूरे शहर की स्टॉर्म वाटर लाइन यदि चेंज करनी है। तो आगामी समय में, क्योंकि अभी बारिश का समय आ गया था चुनाव के थोड़े दिन बाद, इसलिए अगले समय में हम अपना स्टॉर्म वाटर का सबसे बड़ा जो हमारा कार्य है उसको पूरा करेंगे। चाहे गन्नौर के बाईपास की बात हो, चाहे गन्नौर के नए बस स्टैंड की बात हो जो अभी टेंडर पे है हमारा, चाहे रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की बात हो, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। और जैसे मेरी पहचान रही है नए तरीके से कार्य करने की और अलग सोच की, उसी हिसाब से हमने सारा प्लानिंग किया है। मैं समझता हूँ लोगों ने 5 साल के लिए चुना है, हमने अपनी पूरी रूपरेखा बनाई है। और जिस तरीके से आपने हरियाणा की बात की, तो गन्नौर को हम उस विकास की गति में शामिल करें। गन्नौर तो पहले से भाजपा के पास, आप भी भाजपा के पास है, इससे पहले भी भाजपा की विधायक थी वहाँ पे, यानी गन्नौर एक भाजपा की हम सीट कह सकते हैं। इन पिछले कार्यकाल की बात करें, इस कार्यकाल की बात करें, कितना फर्क पड़ा कांग्रेस राज से लेकर अब तक गन्नौर में, और आगे आने वाले, क्योंकि अब 4 साल और हैं भाजपा के पास फिलहाल नोटबंदी सरकार के, तो और कितना फर्क पड़ेगा? क्या कुछ विकास कार्य वहाँ पे होंगे गन्नौर के अंदर? लोगों को ये महसूस हुआ कि भाजपा ने यहाँ पर ये काम करवाया है। देखिए, मैं पिछली बात में जाना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, क्योंकि मेरे से पहले वहाँ भाजपा के विधायक थे, उससे पहले कांग्रेस के विधायक थे, और मैं निर्दलीय चुन के आया हूँ और सरकार को हमने अपना समर्थन दिया है। मैं समझता हूँ हर आदमी अपने हिसाब से अपना बेस्ट करता है। हमने गन्नौर के लिए मैंने क्या सोचा है वो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है, और मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है। और जिस तरीके से हमारा जो क्षेत्र दिल्ली के नज़दीक है,
आपने देखा होगा कितने हाईवेज सरकार ने हमारे क्षेत्र को दिए और कितना इंडस्ट्री यहाँ पे आई है मारुति के आने से, खरखोदा और आसपास के। अब यूनिवर्सिटी देख लीजिए हमारे सोनीपत में, आई थिंक पूरे देश में अकेला सोनीपत जिला ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमें मौका मिला है, इस अपॉर्चुनिटी को हम बखूबी अपने क्षेत्र के लिए लगाएंगे, युवाओं के लिए, और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मानसून सत्र भी खत्म हुआ है, तो वहाँ पर कौन कौन सी बातें रखी गन्नौर के लिए, क्योंकि सोनीपत का इलाका है, तो सोनीपत के इलाके से हरियाणा की उम्मीद ज़्यादा रहती है। सोनीपत है, चाहे वो फरीदाबाद, गुरुग्राम है, इन शहरों में शुमार अब सोनीपत हो चुका है। तो क्या बातें मानसून सत्र में आपने रखी वहाँ पर, और क्या कुछ मिला सरकार से? देखिए, मैंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ डिमांड पहले स्तर में भी रखी थी और इस स्तर में भी रखी है, और मैं समझता हूँ यदि ज़्यादा टाइम, मैं अभी अपने से पहले मेरे अपने भाई साथी है, कांग्रेस से विधायक है इंदुराज जी, उनको सुन रहा था। वो कह रहे थे कि बहुत सारा समय हमारा सरकार के विधायकों का और कांग्रेस के विधायकों का नोक झोंक में चला गया, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैं समझता हूँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर सभी पार्टियों को, सभी दलों को एक होके उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। बहस का समय हो, बहस करनी चाहिए, फिर उनके सुझाव और उन पे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह में हमने रखी हैं, चाहे गन्नौर को नगर परिषद बनाने की बात हो, हमारे गन्नौर के जो बाईपास की बात है। आज मैं समझता हूँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी, हॉर्टिकल्चर मंडी हमारे गन्नौर को मिली है, लगभग 2,500 करोड़ की लागत से, जिसका 70% काम कंप्लीट हो गया है, और आई थिंक 26 मिड में ये स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है, और कई बड़ी चीज़ें हमने अपने गन्नौर के लिए डिमांड रखी है। कांग्रेस तो ये भी हंगामा करती रही, अपराध के मुद्दे पर बहुत हंगामा किया, और अपराध की बात आती है तो सोनीपत का नाम भी जरूर उसमें आता है जब प्रदेश में अपराध की बात आती है। तो उस बारे में क्या देखिए, मेरी इसमें निजी राय है कि अपराध पहले भी होते थे, अपराध अभी भी होते हैं, लेकिन जिन अपराधों की बढ़ोतरी हुई है वो इंटरनेट से और साइबर क्राइम की हुई है। आप हरियाणा की बात कीजिए, देखिए जो हरियाणा की जो एक मैं समझता हूँ जो क्राइम की एक नेचर रही है, बहुत सारी क्राइम हम देखते हैं। आज ज़मीनें, छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे क्राइम हो जाता है एक दूसरे का, बहुत सारे मूंछों की लड़ाई में क्राइम हो जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग क्राइम है, लेकिन हमारा दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, दिल्ली से सटे हुए कुछ क्षेत्र लगते हैं, हमारा नरेला, बवाना, नजफगढ़ तक का एरिया है, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, यहाँ का लगभग क्राइम एक जैसा है। एनसीआर होने की वजह से यहाँ पर केस ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ दिनों से, जो धमकियों वाली बात है, वो रैंडमली बहुत सारे लोगों को कॉल आती है। मैंने स्वयं देखा, एक ही दिन में 20-20, 30-30 लोगों को एक नंबर से कॉल आ जाती है। ये क्राइम इस तरीके का है जैसे पहले बैंक के साथ जो फ्रॉड करते थे, लोगों की कॉल आती थी कि भाई आप अपना OTP दे दीजिए, तो वो लोग जो बाहर बैठे हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी एक जगह तुक्का लग जाए, कुछ पैसे हमें मिल जाएं। तो मैं समझता हूँ अपराधी आजकल सातिर हुए हैं और बाहर बैठ के नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं, और इस तरीके का इसमें मैंने विधानसभा में भी बात रखी कि केंद्र सरकार इसमें मदद करे कि जो बाहर लोग बैठे हैं उनको कैसे हमारी हरियाणा पुलिस या हमारे देश की पुलिस को ला सके। बिल्कुल, एक अहम सवाल सर ये, क्योंकि पहले आप बीजेपी में भी थे और उससे पहले कांग्रेस में भी थे, खैर उस बात में मैं नहीं जाना चाहूँगा। अभी इंडिपेंडेंट जनता ने आपको चुन लिया है, और ये बात राजनीति में कही जाती है विपक्ष के विधायकों की तरफ से भी कि सत्ता के साथ एक टकराव रहता है, बात विकास की हो, मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने की हो, तो ऐसा टकराव आपने क्या महसूस किया है? देखिए, कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर हमें पुरजोर आवाज़ उठानी होती है, और जहाँ हम ये भूल जाते हैं, हम केवल ये ध्यान रहता है कि हमें गन्नौर के क्षेत्र के लोगों ने चुन के भेजा है, जो मुद्दे जेन्युइन होते हैं हम उठाते हैं, उसमें हम कोई संकोच नहीं करते हैं, और ये जिम्मेवारी है। मैं हर सेशन में, आप जब भी मेरे को मौका मिलता है, मैं कभी भी उस चीज़ में नहीं जाता, प्रैक्टिकल चीज़ों में रहता हूँ, और जहाँ जनता की भलाई की बात होती है उस विषय को रखते हैं और बेबाकी से रखते हैं। आखिरी सवाल है कि सोनीपत के एनसीआर का इलाका है, और उस हिसाब से क्या विकास सोनीपत में अब तक हो पाया है, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, जल भराव का हो, इंडस्ट्री आने का हो, तमाम तरह के मुद्दे हैं, नौकरियों का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, क्या उस हिसाब से रोजगार विकास हो पाया है सोनीपत का? क्योंकि जिस तरह गुड़गांव, फरीदाबाद है, हालांकि वो तो विकसित इलाके में कह सकते हैं हरियाणा के। देखिए, इसमें मेरी
एक निजी राय और सोच ये है कि सोनीपत का खूब विकास हुआ है, बहुत सारी इंडस्ट्री आई है, एजुकेशन हब बना है, और जिस तरीके से आप देखिए नए नए हाईवेज निकले हैं, और हमारा मारुति का कारखाना आया है, गन्नौर में नई हॉर्टिकल्चर मंडी आई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए गलियां, सीवर, पानी, ये समस्याएं हमें हमेशा चलती आई हैं। अब बारिश आई है, ये प्राकृतिक चीज़ है, गलियां सड़कें टूटती हैं और फिर बनती हैं। बहुत जगह पर आप देखते हैं पहाड़ी क्षेत्र में पूरे गांव के गांव बह जाते हैं, डिजास्टर होता है। तो मैं समझता हूँ बड़ी जो चीज़ें क्षेत्र को बदलने के लिए और एक क्रांतिकारी जो फैसले होते हैं वो ऐसे सोनीपत में फैसले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारे क्षेत्र में ज़मीनों को क्या रेट है, पूरे ज़िले में आप जाकर देख लीजिए, ज़मीनों की बढ़ोतरी हुई है, और जहाँ इंडस्ट्री आती है, जहाँ पर डेवलपमेंट होती है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वहाँ रोज़गार भी होता है और खुशहाली भी आती है। शुक्रिया देवेंद्र कादा जी, आप यहाँ पहुँचे, आपने समय दिया और तमाम तरह के सवालों के जवाब दिए। लोगों को भी जानकारी मिली कि उनके हलके में सोनीपत में अब आगे क्या होने वाला है। बसंत।